2022 मिस्टर ओलंपिया में बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपनी प्लेसिंग में नीचे गिरने के बाद आर्नोल्ड क्लासिक में वापस से आ रहे हैं बिग रैमी। 2021 से 22 ओलंपिया के बीच में बहुत ढेर सारी गलतियां की बिग रैमी ने, जिसके रिजल्ट में हम लोग को इस साल रैमी की वन ऑफ द वर्स्ट फिजिक देखने को मिली। बट अभी भी रैमी और उनके कोच द्वारा कोई भी स्टेटमेंट आउट नहीं हुई है जिसमें ये बताया जाए कि आखिरकार गलती हुई तो हुई कहाँ रैमी से। बिकॉज रैमी की ऐसी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये सोचा था कि रैमी इस बार फोड़ डालेंगे, डेफिनेटली रैमी इस बार स्टेज पे डोमिनेट करेंगे और 2022 का मिस्टर ओलंपिया रैमी ही ईजिली जीतेंगे। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। एंड इस सिनेरियो के एकदम अपोजिट सिनेरियो हम लोग को देखने को मिला 2022 के मिस्टर ओलंपिया में, जहां पे बिग रैमी बहुत ही बुरी तरीके से धूल चाटते हुए 5th पोजीशन में गिरे थे। और ओलंपिया से पहले जितनी ही ज़्यादा अपडेट्स डाली थी बिग रैमी ने, इस टाइम उतनी ही कम अपडेट्स डाल रहे हैं बिग रैमी। अभी तक एक भी बार हम लोग ने रैमी की कंप्लीट फिजिक आर्नोल्ड क्लासिक के लिए नहीं देखी। हम लोग को नहीं पता कि किस तरीके से अभी प्रेप में लग रहे हैं रैमी और किस तरीके से लगेंगे आर्नोल्ड क्लासिक में बिग रैमी। बट रैमी को कॉम्पीट करने से पहले यहाँ पे कई ऐसे सवाल उठते हैं जिसको रैमी को जवाब देना ही देना है। सबसे पहला सवाल, क्या ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक में इतना गैप सफिशिएंट होगा बिग रैमी के लिए जितने में वो प्रोग्रेस कर पाए एक्चुअली में? दूसरा, क्या उनकी एट्रोफी बैक और ट्राइसेप्स वापस से रिकवर हो सकती है कि नहीं? और तीसरा, क्या बिग रैमी फाइनली लाइफ में पहली बार रेजर शार्प कंडीशनिंग ला सकते हैं कि नहीं? और इन सारे सवालों का जवाब हम लोग को 3 और 4 मार्च को मिलेगा ही मिलेगा आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज पे। ए वेरी फ्रीक्वेंट गेस्ट एट फुआद अब्याद पॉडकास्ट इज माइक। एंड फुआद अब्याद की पॉडकास्ट ही पे माइक बताते हैं कि मिस्टर ओलंपिया की प्री जजिंग के सुबह वो रैमी को जिम में देख रहे थे। वहां पे रैमी हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे थे स्टेपर्स पे। एंड माइंड यू, दिस इज द मॉर्निंग ऑफ प्री जजिंग ओलंपिया, यानी कि बस कुछ ही घंटे बच चुके हैं शो शुरू होने में और यहाँ पे रैमी हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे थे जिम में। और मैं आप लोग को बताऊं, मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स अपने पीक वीक में ट्रेनिंग बहुत ही कम करते हैं। मोस्ट ऑफ देम सिर्फ आधे घंटे के लिए पंप वर्कआउट ही करते हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पीक वीक के टाइम बहुत ही डेंजरस होता है करना, बिकॉज हाई इंटेंसिटी स्पेशली इन कार्डियो आपके बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वाटर होल्ड करने लगती है। माइक ये भी बोलते हैं रैमी जिस इंटेंसिटी से वहां कार्डियो कर रहे थे, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि या तो रैमी अभी तक की सबसे ज्यादा क्रेजी कंडीशनिंग दिखाएंगे या फिर रैमी इस साल बहुत ही खराब लगेंगे। बिकॉज कोई भी बॉडी बिल्डर शो से इतना करीब इतना हाई इंटेंसिटी कार्डियो नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स मैक्स टू मैक्स 20 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो ही करते हैं। बट प्री जजिंग की सुबह को रैमी 1 घंटे स्टेपर्स पे क्यों बिताया? 1 घंटे रैमी हाई इंटेंसिटी कार्डियो क्यों किए? ये क्लियर एक इंडिकेशन था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे रैमी हाई इंटेंसिटी कार्डियो क्यों कर रहे थे, इसका जवाब रैमी और चैट के अलावा तो कोई नहीं जानता। बट अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे हट के देखें तो रैमी को भी कहीं ना कहीं पता था कि उतनी अमेजिंग फिजिक नहीं लाने वाले हैं। रैमी की सबसे ज्यादा रीसेंट अपडेट हम लोग को दिख चुकी है। इन दिस पिक्चर वी कैन सी बिग रैमीज बैक अपडेट ऑफ 4 वीक आउट। ये फोटो बिग रैमी के कोच द्वारा डाली गई है इंस्टाग्राम पे। एंड यहाँ पे उनका जो कैप्शन है उसको अगर हम लोग पढ़ें तो काफी इंटरेस्टिंग कैप्शन डाला है यहाँ पे चैड निकोल्स ने। यहाँ पे चैड निकोल्स बोलते हैं कि आई फाउंड दिस पिक ऑफ बिग रैमी, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट ईयर दिस वाज टेकन? दिस लुक इज द लुक वी आर शूटिंग एट द आर्नोल्ड दिस ईयर। यहाँ पे चैड निकोल्स ये कैप्शन में बोल रहे हैं कि उनको एक रैमी की पिक्चर मिली है कि पूछ रहे हैं कि कौन से साल में ली गई है, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम लोग को ऐसा ही लुक चाहिए आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज पे। और यहाँ पे बिग रैमी कमेंट करते हैं ये बोलते हुए कि आई थिंक लास्ट वीक, यानी कि ये फोटो लास्ट वीक ही ले गई है। अब यहाँ पे कई लोग ये बोल रहे हैं कि स्टेम सेल सर्जरी की वजह से बिग रैमी की बैक हम लोग को इम्प्रूव दिख रही है, उनकी लोअर बैक में हम लोग मसल देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे सिंपली बेटर पोजिंग बाय बिग रैमी एंड बेटर कंडीशनिंग ऑफ बिग रैमी की वजह से हम लोग ऐसी बैक उनकी देख पा रहे हैं। यहाँ पे बिग रैमी उतना ज़्यादा अपने शोल्डर ब्लेड्स को पीछे नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी अपर बैक उठी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत इवन उनकी यहाँ पे बैक लग रही है। लोअर बैक में कम फैट की वजह से हम लोग स्ट्राइशंस देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि रैमी की लोअर बैक वापस से हील हो रही है। बट आई थिंक हम लोग इस अपडेट को देख के कुछ नहीं अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज ओलंपिया के टाइम बिग रैमी की इससे भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अपडेट्स हम लोग ने देखी थी। बट हम लोग को कैसे बिग रैमी लगे ओलंपिया की स्टेज पे वो हम सब जानते हैं। तो इस पिक्चर को हम लोग थोड़ा ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे बिग रैमी कमाल की कंडीशनिंग में लग रहे हैं। और देखते हैं कि क्या वो जिस तरीके से इस पिक्चर में लग रहे हैं उस तरीके से स्टेज पे लग पाएंगे कि नहीं। आई थिंक अगर इससे कुछ सिमिलर पैकेज लेके आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो शो।
एंड अब तो मेरे लिए बाय द वे एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पिक्चर देखने के बाद, बट अभी भी मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ बिग रैमी की बैक को लेके। बट एनीवेज, आप लोगों को क्या लगता है कि बिग रैमी की बैक में एक्चुअली में कुछ इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं, कमेंट्स में बताइए। एंड इस साल रैमी के साथ साथ एक और बॉडी बिल्डर है जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जिससे फैंस काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे, बट उसने डिलीवर नहीं किया। विलियम बोनैक। विलियम बोनैक की जो स्टेज पे प्रॉब्लम्स हुई थी, मैं ये नहीं कह सकता कि वो इरिवर्सिबल नहीं है, बिकॉज विलियम बोनैक इस साल काफ़ी ज़्यादा फ्लैट ही थे और तो उनकी फिजिक में हम लोग को ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे हम लोग ये कह पाएं कि हिज करियर इज ओवर नाउ। बट विलियम बोनैक ने भी प्रॉमिस किया था कि वो अपना गट का इशू फिक्स करके रहेंगे, स्पेशली ओलंपिया से पहले तो कुछ भी करके वो अपना गट को फिक्स कर लेंगे। गट तो उनका बिल्कुल भी फिक्स नहीं हुआ था स्टेज, और वो गट के साथ इतना ज़्यादा उनकी फिजिक फ्लैट नजर आ रही थी कि वो गट का इशू काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट दिख रहा था हम लोग को। इस साल के ओलंपिया स्टेज पे जो हम लोग को बोनैक दिखे थे वो सबसे बेस्ट बोनैक नहीं थे, ही इज फार फ्रॉम हिज बेस्ट। बट हम लोग ये नहीं कह सकते कि अब फिर से वो अपना बेस्ट नहीं ला सकते, बिकॉज रैमी के केस में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी फिजिक में इरिवर्सिबल डैमेजेस हो चुके हैं। बट वहीं बात करें अगर विलियम बोनैक की फिजिक की, तो वहां पे इरिवर्सिबल डैमेजेस नहीं हुए हैं। बोनैक अभी भी अपनी फिजिक को शो विनिंग फिजिक बना सकते हैं, एंड आई थिंक काफ़ी लोग ये चीज़ भूल रहे हैं, काफ़ी लोग ये चीज़ भूल रहे हैं कि कितने डेंजरस हैं विलियम बोनैक, या कितने डेंजरस हो सकते हैं विलियम बोनैक। बॉडी बिल्डिंग में एक कहावत होती है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रू है, लेकिन कुछ केसेस में वो काम नहीं करती है। वो कहावत ये है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट शो। अब ये कहावत कुछ हद तक तो सही है, देखिए, क्योंकि लास्ट शो में जो आपकी परफॉर्मेंस थी एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग में रैंक आपकी वही कहीं है आसपास। बट कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी पीकिंग में गलतियां हो जाती हैं इंसान से कि वो अपनी बेस्ट फिजिक नहीं दिखा पाता है, बल्कि फार फ्रॉम बेस्ट दिखाता है। बट कुछ माइनर से चेंजेस के बाद उसकी फिजिक वापस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। एंड विलियम बोनैक इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज बॉडी बिल्डर्स जो कि वापस से कमाल का कमबैक करने का दम रखते हैं। एंड आई थिंक जो लोग उनको आर्नोल्ड क्लासिक जीतने के लिए नहीं सोच रहे हैं, उन लोग को फिर से सोचना चाहिए, बिकॉज विलियम बोनैक इज प्रीटी डेंजरस मैन। एंड आई थिंक यहाँ पे विलियम बोनैक वो शो जीत भी सकते हैं, बट विलियम बोनैक लास्ट प्लेस भी कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हिज पीकिंग। अगर यहाँ पे अच्छी पीकिंग हो गई विलियम बोनैक की फिजिक की, देन आई थिंक इट इज प्रीटी हार्ड टू डिनाई दैट विलियम बोनैक इज सिंपली अमेजिंग। एंड मुझे विलियम बोनैक की एक और चीज बहुत ही कमाल की लगती है, वो ये है कि वो अपने फ्रेम और स्ट्रक्चर में इतना ज्यादा गिफ्टेड नहीं है। सब लोग को पता है कि काफी छोटे क्लेविकल्स है विलियम बोनैक के पास और काफी ज्यादा चौड़ी वेस्ट है विलियम बोनैक के पास अपने फ्रेम के रिलेटिव। बट विलियम बोनैक भले ही जेनेटिक्स में उतने अमेजिंग ना हो, बट हार्डवर्क में वो सबको पीछे कर देते हैं। विलियम बोनैक बिग रैमी तक को हरा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि क्या विलियम बोनैक शो जीत सकते हैं कि नहीं, वो ये होनी चाहिए कि क्या विलियम बोनैक बिग रैमी को हरा सकते हैं कि नहीं। इस साल 4 प्लेसेस नीचे थे विलियम बोनैक बिग रैमी के, एंड इस ओलंपिया में अगर विलियम बोनैक बिग रैमी को हरा के वो टॉप 4 के अंडर प्लेस अगर हो गए, क्योंकि देखिए टॉप 4 ऐसे लाइनअप में प्लेस होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज टॉप 4 में भी प्लेस होने के लिए आपको एटलीस्ट एंड्रू और बिग रैमी को तो हराना ही पड़ेगा। बट देखना होगा कि क्या विलियम बोनैक वापस से अपनी वही पुरानी सिग्नेचर फिजिक ला पाएंगे कि नहीं, वो फिजिक जो विलियम बोनैक को कई शो जिता चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है, पीकिंग में अगर बिग रैमी और विलियम बोनैक दोनों की कोई भी दिक्कतें ना हुई, दोनों बॉडी बिल्डर्स परफेक्टली पीक हों, तो कौन जीतेगा वहां पे, कमेंट्स में बताइए। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि बिग रैमी के पास एट्रोफीड बैक है और ट्राइसेप्स है। कमेंट्स में बताइए आप लोग किसको चाहते हैं जिताना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हंटर लब्राडा फॉर अ बिट। ओलंपिया वाले शो दिन के बाद से मैंने अभी तक हंटर लब्राडा के बारे में ज्यादा बातें नहीं की थी, बिकॉज हंटर लब्राडा खुद अभी तक नहीं बता रहे थे कि उनसे क्या गलतियां हुई थी ओलंपिया के स्टेज पे। बिल्कुल बिग रैमी और उनके कोच ने जिस तरीके से ये सस्पेंस बना के रखा था कि क्या हुआ था एक्चुअली में बिग रैमी की फिजिक को, उसी तरीके से हंटर लब्राडा एंड उनके कोच बेंचाओ ने भी यही सस्पेंस बना के रखा है कि आखिर हुआ क्या था शो डे के दिन। बिकॉज शो के आते आते तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे हंटर लब्राडा, हर जगह वो बोल रहे थे ये साल उनका बेस्ट साल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिक। बट इन रियलिटी काफ़ी ज़्यादा अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस थी हंटर लब्राडा की स्टेज पे। उनकी फिजिक पे उनके फ्लॉज बहुत ही ज़्यादा ग्लेरिंग नजर आ रहे थे। एंड फाइनली रिसेंटली हंटर लब्राडा अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं ओलंपिया रिकैप नाम से, जहाँ पे वो सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हुई उनसे प्रेप के दौरान या पीक वीक के टाइम। सो बेसिकली यहाँ पे हंटर लब्राडा ये एक तरीके से एग्री कर रहे हैं कि गलतियां सिर्फ उनकी पीक वीक में नहीं बल्कि उनकी पूरी प्रेप में ही हुई थी। एंड अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो हंटर लब्राडा के स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत ही अमेजिंग नहीं था, बिकॉज हंटर लब्राडा काफी ज्यादा वेट पे अपनी प्रेप को स्टार्ट किए थे। हंटर लब्राडा यहाँ पे बोलते हैं कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत अच्छी जगह से नहीं हुआ था, बहुत ही हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे उन्होंने शुरू किया था और उनको फैट बहुत ज्यादा लूज करना था। उसी की वजह से प्रेप के बीच दौरान ही बहुत ज्यादा
एग्रेसिवली पुश करने लगे थे वो, जिसकी वजह से एक तरीके से उनकी बॉडी बर्नआउट होने लगी थी और वो सारा बर्नआउट का बर्डन उनका पीक वीक के टाइम निकल गया, जिसकी वजह से उनकी फिजिक ने काफी ज्यादा वाटर होल्ड कर लिया था स्टेज पे। पोजिंग करते टाइम काफी ज्यादा पानी निकल रहा था हंटर लब्राडा की बॉडी से, जो कि स्टेज पे अगर आप उतर रहे हैं आपकी बॉडी में इतना पानी है कि वो बाहर निकल रहा है, तो आई थिंक अभी भी आप उतने ड्राई नहीं है, स्टेज रेडी नहीं है आप उतने जितने आपको ओलंपिया के मुताबिक होना चाहिए था। एंड आई थिंक लास्ट ईयर हंटर लब्राडा की 4th प्लेस उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था और इस साल की 7th पोजीशन भी हंटर लब्राडा के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था, बिकॉज दोनों साल जो डिजर्व करते थे उससे बेहतर प्लेसिंग मिली है उनको। एंड हंटर लब्राडा इस वीडियो में ये भी कह रहे थे कि हंटर लब्राडा का अभी तक ये बेस्ट शेप था, बेस्ट कंडीशनिंग थी विद मोस्ट अमाउंट ऑफ मसल जो अभी तक उन्होंने दिखाया है स्टेज पे। बट दिस वॉज नॉट वट ही वॉज इमेजिनिंग टू ब्रिंग ऑन द स्टेज। हंटर लब्राडा ने जैसी स्टेज पे अपनी फिजिक दिखाई थी उससे कई गुना बेहतर फिजिक सोची थी दिखाने का, बिकॉज उनकी प्रेप इतनी अच्छी नहीं गई, उनकी मसल काफी ज्यादा बर्न हो गई, उनकी कंडीशनिंग ऑन पॉइंट नहीं हो पाई, उनकी पीकिंग अच्छे से नहीं हो पाई। ये सारी चीजें एक दूसरे पे कंपाउंड होते होते उनकी जो एंड रिजल्ट था वो हम लोग ने ओलंपिया में देखा और बहुत ही अमेजिंग नहीं था वो। एंड मैं यहाँ पे हंटर लब्राडा की काफी बातों से एग्री कर रहा हूँ, बट एक बात से मैं यहाँ पे कंप्लीटली डिसएग्री कर रहा हूँ कि ये हंटर लब्राडा का अभी तक का बेस्ट लुक था। बिकॉज अगर हम लोग लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर इस साल से मेरे हिसाब से बेहतर पीक हुए थे हंटर लब्राडा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस साल हंटर लब्राडा की ज्यादा मसल थी या कम मसल थी, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ, बट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पैकेज की तो लास्ट ईयर ही हंटर लब्राडा का बेटर था। बट अभी भी वो टेक्सास प्रो वाला वर्जन हंटर लब्राडा का वन ऑफ द बेस्ट वर्जन है। अगर वैसी ही फिजिक विद अभी का मसल मास जो अभी इंप्रूवमेंट की है हंटर लब्राडा ने मसल मास पे, वैसी इंप्रूवमेंट उसी कंडीशनिंग के साथ वही पैकेज अगर हंटर लब्राडा एक बार दिखा दे स्टेज पे, तो फिर वो अपनी वो ओलंपिया की 4th पोजीशन को कुछ ना कुछ तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। बट फर्दर मोर यहाँ पे हंटर लब्राडा ने ये भी बताया कि इस ऑफ सीजन में वो क्या क्या चीजें फिक्स करना चाहेंगे। यहाँ पे हंटर लब्राडा सबसे पहले तो ये कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा साइज़ गेन करने पे अब फोकस नहीं करेंगे, बल्कि वो रिफाइनमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज साइज़ उनको जितनी चाहिए थी अब उतनी उनको मिल चुकी है। अब यहीं से अगर अपनी फिजिक में और ज़्यादा रिफाइनमेंट करेंगे हंटर लब्राडा तो वो और ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। और एक मसल ग्रुप की बात करें तो उनका मेन फोकस रहेगा उनकी लोअर बैक यानी कि इरेक्टर्स और लोअर लैट्स वाला रीजन, जहाँ पे बहुत ही शैलो हो जाते हैं हंटर लब्राडा। एंड अकॉर्डिंग टू हंटर लब्राडा एवरीथिंग नीड्स टू बी थिकर। और उसी के साथ साथ हंटर लब्राडा थोड़ा बैड डाइजेशन से भी सफ़र कर रहे थे, तो वो लिक्विड डाइट पे थे। एंड अगर आप लोग को याद हो हंटर लब्राडा की आप लोग ने वो वीडियो देखी हो तो हंटर लब्राडा चिकन और राइस ब्लेंड करके पी जाते थे। इतना बुरा उनका डाइजेशन था, मतलब उनके पेट में मोस्ट ऑफ द फूड्स डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे थे। इस साल वो अपनी डाइट में होल फूड्स और ज़्यादा ऐड करेंगे और अपने डाइजेशन को ऑप्टिमाइज करने की सोचेंगे, जिसके साथ साथ उनकी वेस्ट भी मिनिमाइज होगी। एंड वीडियो की शुरुआत में ही हंटर लब्राडा ये भी बोल देते हैं कि इस साल वो 2 शो करेंगे, बिकॉज इस बार उनको फिगर आउट करना है उनका पीक। एंड इस सीजन अगर 2 साल कॉम्पीट करेंगे हंटर लब्राडा तो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को और ज़्यादा जान पाएंगे हंटर लब्राडा और उनके कोच। बट चलिए देखते हैं क्या हंटर लब्राडा और उनके कोच जो बोल रहे हैं वो करके दिखा पाएंगे कि नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।